हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक भर्ती का सेट नंबर 11। जो सेट नंबर 11 है, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं का संकलन है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था और आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से कितना आंसर दे पा रहे हैं। इसको ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप जो पिछले साल पूछा गया था एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन का कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। 26/8/2023 को जो है बिहार माध्यमिक शिक्षक भर्ती बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका संकलन देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो इसका आंसर, एक का आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, या कालीबंगन। कालीबंगन जो है उसका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर है जो जिसका संबंध जो था पश्चिम एशिया से था। ठीक है ना, पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। और कालीबंगन कहाँ है, तो कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। ठीक है, तो दूसरा का आंसर सी हो जाएगा, कांस्य की बनी हुई थी। ठीक है, कांस्य। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले। तो तीसरा का आंसर ए हो जाएगा, कुबरदार बैल का। ठीक है, कुबरदार बैल। तो दोस्तों आप लोग इस सेट को जरूर बनाइए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। ठीक है, तो 4 का आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो है वो 1028 है। ठीक है, 1028 सूक्त हैं, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1028। ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, किरतार जोनियम किसने लिखा था। तो किरतार जोनियम के लेखक जो थे वो भारवी थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो 5 का आंसर भी ई होगा। ठीक है, 5 का आंसर ई होगा, भारवी। किरतार जोनियम के लेखक कौन थे, तो भारवी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6ठा नंबर, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व शब्द का क्या अर्थ है। पूर्व का क्या अर्थ था, तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, पूर्व का अर्थ था दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा जाता था, तो 7 का आंसर ए हो जाएगा, बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। ठीक है, बढ़ई को। अगला पॉइंट है, मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे। कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे, तो 8 का आंसर ए हो जाएगा, तांबा का। ठीक है, तांबा। अगला पॉइंट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली जो था किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर जो होगा, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, वैशाली। ठीक है ना, वैशाली का जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ठीक है ना, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था, तो इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ई होगा। ठीक है, लिच्छवी। अगला पॉइंट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था वो 15 अधिकरणों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 11 नंबर, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ठीक है, तो 11 का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है नियुक्त किया था मलिक जानी को। ठीक है, मलिक जानी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन था। VBI क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो था वो रांची था। ठीक है, रांची। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह। 13 का आंसर क्या होगा, ई, बाबू कुंवर सिंह आंसर होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो गिरिब्रज या राजगिरी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है।
तो 15 का आंसर सी हो जाएगा इंडिका। ठीक है, इंडिका। इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। अगला पॉइंट है मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? VBI क्वेश्चन है ये। मदद ए मास जो था मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था। ठीक है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है पुणे समझौते का उद्देश्य क्या था? VBI क्वेश्चन है। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना ही इसका उद्देश्य था। अगला पॉइंट है जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो जयपुर में इसका जो है ना जंतर मंतर 4 जगह है, तो इससे रिलेटेड जो है तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जयपुर का जंतर मंतर का निर्माण जो है जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कुल 5 स्थानों पर जंतर मंतर है, वो ध्यान में रखिएगा, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। ठीक है, तो इस तरह से जयपुर के बारे में जंतर मंतर के बारे में पूछेगा तो स्पेशली जो है इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो करवाया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, 1724 ईस्वी में। अगला पॉइंट है वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? ठीक है, तो 20 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेन के द्वारा। ठीक है, स्पेन। नेक्स्ट पॉइंट है 21 नंबर, बोस्टन की टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? ठीक है, तो 21 का आंसर ए हो जाएगा। बोस्टन की टी पार्टी जो है 1773 ईस्वी में हुई थी, वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का भाग था। ठीक है, 1773 में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो उस दिन क्या हुआ था? तो अमेरिका जो है स्वतंत्र हुआ था। ठीक है ना, तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ये आपको पता है? कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को, डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था वो था लुईस 16वां। ठीक है, लुईस 16वां। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो 24 का आंसर जो हो जाएगा सी होगा, जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला पॉइंट है 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो 25 का आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ है 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या होगा? यंग इटली मूवमेंट का जो चलाया गया था उसकी स्थापना जो है जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया था, जोसेफ मेजनी के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, जोसेफ मेजनी। अगला पॉइंट है 26 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? तो 26 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो 27 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टालिनग्राड का युद्ध। ठीक है ना, स्टालिनग्राड का युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो 28 का आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट, इससे पहले वाला का आंसर मैंने सही बताया था ना, 27 का आंसर नहीं, 27 का आंसर जो होगा ना, और मैंने गलती बताया था। ठीक है ना, 27 का आंसर जो होगा, सॉरी मेरे ध्यान से थोड़ा सा अलग हो गया, 27 का आंसर ऑप्शन ही होगा। ठीक है, 27 का आंसर भी ऑप्शन ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो प्रवेश का मुख्य कारण जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला कर ध्वस्त कर देना था। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कारण होगा। क्या है? जापान द्वारा। ठीक है, जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर जो है ना बमबारी जो था, उसी के कारण जो है अमेरिका इस विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ये इसका मुख्य कारण था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इससे पहले मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया था, वही मुझे लगा कि स्टालिनग्राद का युद्ध होगा नहीं।
इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला है 28 नंबर, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो 28 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 28 का आंसर बी हो जाएगा, कुबलई खान, कुबलई खान। अगला पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? तो 29 का आंसर ए हो जाएगा, जेम्स टाउन। ठीक है, जेम्स टाउन। नेक्स्ट पॉइंट है टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो 30 का आंसर सी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की थी? तो 31 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टर्की के साथ। नेक्स्ट है 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जॉन के। 33 नंबर, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? 33 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेस्टफेलिया संधि के द्वारा। वेस्टफेलिया संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला पॉइंट है पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, ऑरलैंडो के द्वारा। ठीक है, ऑरलैंडो के द्वारा। अगला पॉइंट है वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो इसका आंसर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। कामागाटा जो जहाज़ था उसको बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था, बाबा गुरुदत्त सिंह। तो ऑप्शन ई इसका होगा, इनमें से कोई नहीं, बाबा गुरुदत्त सिंह ने। नेक्स्ट है शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, भगवान सिंह। ठीक है, भगवान सिंह। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? ठीक है, हिमालयी भूल कहा था। तो 37 का आंसर बी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। ठीक है ना, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे डेट के साथ। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? वीवीआई क्वेश्चन है। तो 38 का आंसर ए हो जाएगा, प्रीति लता वाडेदार। ठीक है। अगला पॉइंट है इनमें से कौन क्रांतिकारी का कोई ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो 39 का आंसर सी हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उसी टाइप से ये जो सेशन जितना भी हुआ है अभी तक 10 सेट, ये सभी एनसीईआरटी पर आधारित ही थी। तो आप लोग इस सेट को ज़रूर बार बार रिवीजन कीजिए और जितना हो सके उतना पढ़िए अभी, क्या कि आपके पास सब टाइम नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? प्रस्तावना पूछ रहा है। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से लिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो दोनों में अंतर है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य, तो इस हिसाब से इसको देखेंगे हम। तो 122 का आंसर जो हो जाएगा, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके घटते क्रम में, ठीक है ना, और यहाँ कह रहा है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में उस टाइप का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका आंसर हम सजा देते हैं बढ़ते क्रम में। तो इस 4 ऑप्शन को अगर हम लेते हैं तो बिहार नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र। तो इस तरह से आप 1 नंबर पर इसको रखिए, 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल को, 3 नंबर पर महाराष्ट्र और 4 नंबर पर ये। तो ये आपका बढ़ते क्रम हो जाएगा। ठीक है, मतलब छोटा से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले बिहार, उसके बाद बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? ठीक है, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो 123 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है,
यह एक उत्तरदायी सरकार है, ये सही है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता, ये भी सही है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? ठीक है, तो 124 का आंसर ए हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? ठीक है, तो 125 का आंसर बी हो जाएगा, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करना। नेक्स्ट पॉइंट है 126 नंबर क्वेश्चन, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है और जनता के लिए ही है एवं जनता द्वारा है? तो 126 का आंसर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला पॉइंट है आपका, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार। तो 127 का आंसर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 निहित हुए थे? ठीक है, तो 128 का आंसर सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला पॉइंट है, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ठीक है, 129 का ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला पॉइंट है आपका 130 नंबर, धन विद्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? धन विद्या के बारे में। तो 130 का आंसर जो होगा ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य है। मतलब धन विद्या की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो 109 में वर्णित है और उसकी परिभाषा 110 में दिया गया है। ठीक है, धन विद्या केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और धन विधेयक को लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लोकसभा को वापस भेजती है। ठीक है, राज्यसभा यदि 14 दिन के अंदर वापस नहीं भेजेगी तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ये है धन विधेयक के बारे में। तो उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है। यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, केवल लोकसभा में प्रस्तावित होती है, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होती है। तो ये जो है ना राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होती। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता होती है, ये सब। तो कथन राज्यसभा जो है इसे मनोनीत करता है, रख सकता है, 14 दिन के बाद इसको लौटाना पड़ता है। ठीक है, धन विधेयक को। तो इसका ई आंसर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 131, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आई? ठीक है, 131 के आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को आई थी। तो 26 जनवरी 1950 ऑप्शन में नहीं है, तो ई आंसर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही कौन सा है इसमें बताना है। तो 132 का आंसर सी हो जाएगा, 1 2 3 4 सब सही है। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह त्वरित न्याय देता है और सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। तो ये सभी है। ठीक है, लोक अदालत। नेक्स्ट है विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 के मध्य रंग भेद एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था? तो 133 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। अगला पॉइंट है आपका 134, राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? तो 134 का आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को। अगला पॉइंट है 135 नंबर, सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन असत्य है? ठीक है, कौन असत्य है? तो 135 का आंसर सी हो जाएगा, IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कौन असत्य है? सॉरी, असत्य पूछ रहा है ना, तो ये सी हो जाएगा। आज थोड़ा सा मेरा ही दिमाग खराब हो गया, मैं ही गलत बार बार बता दे रहा हूँ, सॉरी यार। नेक्स्ट है चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? ठीक है, तो 136 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में
सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो 137 का आंसर ए हो जाएगा 27%। ठीक है, 27%। अगला पॉइंट है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो 138 का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 32 हृदय एवं आत्मा जो कहलाता है वो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का संगठन। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो 139 का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में है। ठीक है, 29-30 में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो 140 का आंसर बी हो जाएगा। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, ये सही नहीं है। बाद बाकी सब सही है, इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, सही है। 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण विधियों का अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, ये दोनों सही है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? ठीक है, तो 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट है 142 नंबर, सिहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो 142 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1956 में। 1956 में। अगला पॉइंट है, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पावर शेयरिंग के बारे में तो 143 का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है 144 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में तो 144 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जंगल जो है वन जिसको बोलते हैं वो समवर्ती सूची में शामिल है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो 145 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइना। ठीक है, ऑप्शन सी चाइना। नेक्स्ट पॉइंट है, समान परिश्रम अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? ठीक है, तो 146 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी लिंगों के लिए समान वेतन। ठीक है, महात्मा गांधी कहा करते थे कि राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, किसको? 147 का आंसर बी हो जाएगा, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? लोकतंत्र के बारे में तो 148 का आंसर ए हो जाएगा, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? ठीक है, तो 149 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है और राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। नेक्स्ट है 150 नंबर, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना सुरक्षित करना होगा? तो 150 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 8% सुरक्षित करना पड़ता है। ठीक है, 150 का आंसर 8% होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 151, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो 151 का आंसर हो जाएगा आपका बी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? 152 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विकेंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, काली शक्ति या ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? तो 153 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 में। 1966 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ठीक है, तो 154 का आंसर ए हो जाएगा, 324, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 पूछ रहा है, तो 155 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। 300 जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। 300। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्चुनाव के लिए पात्र होता है? ठीक है, तो 156 का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
जितनी बार चाहे उतनी बार हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष, ठीक है। 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 157 का आंसर सी होगा। अगला पॉइंट है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो 158 का आंसर सी हो जाएगा, मीरा कुमार। नेक्स्ट पॉइंट 159, किस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है 1993 में लाया गया था, ठीक है। 1993, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 160 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, वित्तीय आपात, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेशन भी पॉलिटी का ख़त्म हुआ। तो इस तरह से आज का हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का लास्ट सेशन था। और इसके बाद आपका इधर 2-3 दिन में लगातार आपके सारे सब्जेक्ट का वन लाइनर जो होगा फटाफट रिवीजन होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए KRC के साथ और फटाफट रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ाएगा और आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो दोस्तों फिर से निवेदन है KRC को आगे बढ़ाएं और कल परसों जो है आप लोग जुड़े रहिए लगातार। एग्ज़ाम से पहले तक आपके सारे सब्जेक्ट का फटाफट क्विक रिवीजन होगा, ठीक है ना। क्विक रिवीजन ज़रूर देखिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।